नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल के आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहने के मामले में भाजपा की बढ़ गई है मुसीबत। चारों कि यहां पर भाजपा के गठबंधन में भी जबरदस्त फूट पड़ते नजर आ रही है और जयंत चौधरी जो भाजपा को समर्थन देने वाले थे और अब आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहे जाने के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी भाजपा को घेरा है। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि बंगाल में आईपीएस को खालिस्तानी कहे जाने पर अखिलेश यादव भड़के बोले, हारती हुई भाजपा अब हताशा में है। इसी के साथ किसान आंदोलन का भी जिक्र होगा। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखकर भेजा गया जवाब। और खबर में आगे जिक्र होगा कि जजों की लिस्ट निकलवाओ, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर जबरदस्त वार। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नफरत का जहर समाज में फैल चुका है और अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग ही अब देशद्रोह जैसा काम करना शुरू कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यादव ने भी जमकर बीजेपी को घेरा है। जी हां दोस्तों, बंगाल में आईपीएस को खालिस्तानी कहे जाने पर अखिलेश यादव भड़के हैं और उन्होंने कहा कि हारती हुई भाजपा की ये हताशा है। पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी को कथित तौर पर खालिस्तानी कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सियासी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं और ड्यूटी में तैनात अधिकारी को खालिस्तानी कहे जाने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता पर लगा है। बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली सुर्खियों में है और यहां पर भाजपा नेताओं पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद पूरा देश यहां पर आईपीएस ऑफिसर के समर्थन में खड़ा हो गया है और विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी को इसको लेकर घेरा है। जी दोस्तों, आईपीएस जसप्रीत सिंह को संदेश खाली में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली में एंट्री करने से रोके जाने पर आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर खालिस्तानी कह दिया। खालिस्तानी कहे जाने पर आईपीएस मंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो क्लिप साझा किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी विभाजनकारी राजनीति ने सभी संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं और बीजेपी के अनुसार पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है। आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह बीजेपी समर्थकों से कहते हुए सुने गए, वहीं सिर्फ इसीलिए ऐसे ही शब्दों से उनको भी सम्मानित किया गया। और इससे पहले आपको बता दें कि 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जब देश के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे वो जब दिल्ली की सीमा पर बैठे थे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार का विरोध करने वालों को इन्हीं शब्दों से अभी तक सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन अब ये स्तर इतना बढ़ गया है कि एक आईपीएस अधिकारी तक को कहने की हिम्मत दिखा दी है कुछ लोगों ने, जिसके बाद अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी जसप्रीत सिंह के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी इस मामले में दे दी है अपनी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जयंत चौधरी ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं आईपीएस जसप्रीत सिंह का गुस्सा समझ सकता हूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने दावा किया है कि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे और इस आरोप को खारिज कर दिया कि भाजपा समर्थकों ने उन्हें खालिस्तानी कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आरोप से किनारा करते नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जयंत चौधरी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए सुने गए कि सिर्फ इसीलिए कि मैंने पगड़ी पहनी है आप लोग मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं, क्या आपने यही सीखा है? यदि कोई पुलिस अधिकारी पगड़ी पहनता है और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है तो वो आपके लिए खालिस्तानी बन जाता है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भड़कते हुए नजर आए थे आईपीएस अधिकारी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने, एमएचए को चिट्ठी लिखकर भेजा जवाब। जी हाँ दोस्तों, किसानों को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार आमने सामने आ गई है। पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एक चिट्ठी लिखकर भेजा है और ये लेटर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी द्वारा लिखा गया है। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि राज्य सरकार शंभू और धाबी गुर्जन बॉर्डर पर लोगों को इकट्ठा होने दे रही है। चीफ सेक्रेटरी
ने अपने लिखे जवाब में ये भी कहा है कि किसान दिल्ली आंदोलन करने जा रहे थे, लेकिन मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होने के कारण वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रुके हुए हैं। और केंद्र को भेजे जवाब में किसानों पर हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाए गए आंसू गैस शेल्स, रबर बुलेट्स एवं फिजिकल फोर्स का भी जिक्र है। पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा यूज किए गए फोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अब तक 160 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और इसके बाद भी पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखा हुआ है। पंजाब सरकार ने कहा है कि किसानों के प्रति और ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जजों की लिस्ट निकलवाओ, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उन्नाव होते हुए बुधवार सुबह कानपुर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देश का पूरा धन 2-3% लोग अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला के हाथ में ही है और यही लोग नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं। देश प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, युवाओं को नौकरी से निकाला जाता है और जीएसटी लगाया जाता है, नोटबंदी होती है और भर्तियां नहीं होती। और हाईकोर्ट के 650 जजों की लिस्ट निकलवाओ, पता चल जाएगा कितने दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। घंटाघर चौराहे पर करीब 10 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि पहले युवा फौज में जाते थे, अग्निवीर भर्ती लाकर 73% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों का सेना में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि गरीबों को रोजगार मिले। राहुल गांधी ने सवाल किया कि राम मंदिर की ओपनिंग में कितने दलित, पिछड़े और आदिवासी थे। आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया, लेकिन मंदिर के समारोह में आप सभी लोगों ने अडानी, अंबानी और मोदी को देखा, लेकिन गरीब, किसान और भूखे नंगों को किसी ने नहीं देखा। ये कैसा राम राज्य है जहां रोजगार नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इन बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, ड्रोन से मचा हड़कंप, सुरक्षा दस्ते ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर के शुक्लागंज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ करीब 11 बजे राहुल गांधी का काफिला उन्नाव शहर से गंगा घाट के सहजनी तिराहा से मरहला चौराहा पहुंचा और यहां पर चंद सेकंड के लिए राहुल गांधी का काफिला रुका और उन्होंने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान ड्रोन कैमरे पर राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा दस्ते की निगाह पड़ी और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। युवक को ड्रोन कैमरा सहित पुलिस ने पकड़ लिया है और इससे पूछताछ की जाने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी अपनी जीप से कभी भी नहीं उतरे और अभिवादन करते हुए सीधे कानपुर की ओर निकल गए। रुक करते हैं अभी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी यूपी में हो जाएगी साफ, दिल्ली में धरने पर है किसान, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसान बहुल क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जिसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा। दरअसल पंजाब हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं जो दिल्ली चलो मार्च के लिए राजधानी आना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस ने उन्हें अभी शंभू बॉर्डर पर ही रोका हुआ है। केंद्र सरकार को डर है कि कहीं पिछले किसान आंदोलन वाले हालात ना पैदा हो जाएं और इसीलिए अभी से ही किसानों संग बातचीत चल रही है। किसानों का प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहा है जब देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें इस मुद्दे की गूंज रहने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा कांग्रेस में बिगड़ते बिगड़ते कैसे बन गई बात, प्रियंका गांधी ने निभाया अहम रोल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी और इस कारण बात बिगड़ती दिख रही थी। लेकिन आखिरकार दोनों में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात बन गई है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन बात कैसे बनी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी की इसमें बड़ी भूमिका थी और सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी ने गठबंधन की बातचीत शुरू की और फिर राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात तब आगे बढ़ी जब कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी और उसकी जगह सीतापुर, श्रावस्ती और वाराणसी की मांग की। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राहुल गांधी से बात करने के बाद प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की थी और इस बातचीत में ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की सहमति बनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवपुरी में बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, हिम्मत है तो ईवीएम की जगह बैलेट
बैलेट पेपर से कराएं चुनाव, शिवपुरी में बोले पूर्व मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, हम चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर शिवपुरी पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। दोस्तों, आपको आप बता दें कि जब से मेयर चुनाव जो चंडीगढ़ के हुए थे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा धांधली की गई थी उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से भाजपा पर भरोसा लोगों का कम हो गया है। और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 पर्चों का घोटाला भाजपा कर सकती है तो जरा सोचिए कि 90 करोड़ वोटरों में से कितने का घोटाला भाजपा करती होगी। जिसके बाद ये सवाल अब चारों तरफ से उठने लगा है कि आखिरकार पारदर्शी चुनाव कब होंगे और ऐसे चुनाव कब होंगे जिससे जनता का भरोसा और ज़्यादा बढ़ सके। आपको क्या कुछ लगता है, क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव में गिनती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कैसे 370 सीटें जीत जाएंगे? जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद ईवीएम में हेरा फेरी हुई हो या कुछ और। बीजेपी के दावे पर केजरीवाल का बड़ा बयान। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत गीता के श्लोक से की और उसका अर्थ बताते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि जब जब धर्म को कुचला जाएगा तब तब मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान जन्म लेते हैं। आज अधर्म का इतना बोलबाला है कि लोगों का धर्म से विश्वास उठ गया है, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो इशारा है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। इसके बाद केजरीवाल ने विधानसभा के बाहर मीडिया को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हर जगह अधर्म का बोलबाला है। जिन्होंने लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है। लोग दुखी हैं, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि वो 370 सीटें जीत जाएगी। आखिरकार कैसे? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, शायद ईवीएम में हेरा फेरी हुई हो या कुछ और। तो दोस्तों, केजरीवाल का ये कहना है कि जब लोग दुखी हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है और जब बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज़्यादा ऊंचाई छू रही है तो आखिरकार कैसे भाजपा 370 सीट जीत जाएगी? क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? उन्होंने आगे कहा कि पाप इतना है कि भगवान कृष्ण ने खुद हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। ये संयोग नहीं है कि कैमरून ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में उनके यानी कि बीजेपी के पापों को कैद किया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सीजेआई के माध्यम से बोला है। कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम में कोई समस्या है, लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि कृपया मतदान के लिए जाएं और बाकी सब चीज़ों का ध्यान भगवान रखेंगे। अनिल मसीह सिर्फ एक मोहरा था और उसे सजा दी गई है, लेकिन उसके आकाओं को भी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आखिरकार कौन है अनिल मसीह का आका? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन से बड़ी खबर आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान। बोले बीजेपी बताए एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी में ये कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भारत रत्नों का प्रचार कर रहे हैं, तो कम से कम अब बीजेपी के लोगों को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और जब भारत रत्न दिया हो स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को, तो किसानों की भी दुर्दशा ठीक करने के लिए उन्हें फैसला लेना चाहिए और एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी ये उन्हें बताना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरठ में राकेश टिकैत के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसान सरकार को दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हमने एमएसपी सहित सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए फिर किसान संगठनों को बुलाया है, तब तक सभी किसान शांति बनाए रखें। और इसी बीच मेरठ में राकेश टिकैत के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर किसान बैठ गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोतिहारी में खूब गरजे तेजस्वी यादव। बोले 17 महीने बनाम 17 साल पर होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बुधवार को मोतिहारी में खूब गरजे। शहर के छतौनी स्थित स्पोर्ट्स क्लब में जन विश्वास यात्रा सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी एमवाई की पार्टी है। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आरजेडी एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी ने BAAP का मतलब समझाते हुए कहा कि B का मतलब बहुजन, A का मतलब अगड़ा, A का मतलब आधी आबादी और P का मतलब
पुअर यानी कि गरीब होता है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। आप मंच पर देख लीजिए, सभी जाति के लोग बैठे हैं, इसीलिए हम भ्रम निकाल दीजिए कि आरजेडी सिर्फ एमओआई की पार्टी है। आरजेडी विकास और रोजगार की पार्टी है। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 साल में सरकार ने जो नहीं किया वो 17 महीने के भीतर हमने करके दिखाया है, और हम सरकार में रहते हुए 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देकर हमने वादा पूरा किया। टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी दीदी का 2500 रुपये का मानदेय बढ़ाने का काम किया। शिक्षकों को सामान्य वेतन मिले, इसके लिए 4.5 लाख शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। किसानों के गन्ना का 20 रुपये प्रति क्विंटल दाम में बढ़ोतरी करवाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में अफसरशाही हावी, विधान परिषद में प्रदर्शन के दौरान बोली राबड़ी देवी, चुनाव में पलटी राम को जनता सिखाएगी सबक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पगड़ी पहनने वाले बीजेपी के लिए खालिस्तानी सिख आईपीएस के आरोप पर बोली सीएम ममता बनर्जी। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में संदेशखाली का दौरा करने से रोकने के लिए धामखाली में तैनात एक सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह ने उन्हें कथित तौर पर खालिस्तानी कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मंगलवार को निंदा की। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति ने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ संवैधानिक सीमाओं को लांघ दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में सिर्फ 20 मिनट के लिए आते हैं पीएम मोदी, शरद पवार का तंज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर संसद से गैर हाजिर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा में जब आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा होती है और नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं तो वो सिर्फ 20 मिनट के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्होंने संसद के दरवाजे पर झुकने के पीएम मोदी के कदम को भी नाटक बताया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री संसद के दरवाजे पर झुकते हैं, ये नाटक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को श्री कृष्ण और अजय राय को अर्जुन बताया, कानपुर में स्वागत मंच के पास लगी ऐसी होर्डिंग। जी दोस्तों, संदीप शुक्ला का कहना है कि जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जितवाया था, वैसे ही राहुल गांधी भाजपा से मुकाबले में चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में वो अजय राय के सारथी बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 22 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा ईवीएम हटाओ मोर्चा। जी दोस्तों, राजधानी में जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ 22 फरवरी को ईवीएम हटाओ मोर्चा प्रदर्शन करेगा और इस दौरान ये मांग रखी जाएगी कि चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल न किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, भाजपा में जाने की अटकलों को दिया विराम। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र और समर्थकों के साथ भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी और इसका उन्होंने सीधे तौर पर कोई खंडन नहीं किया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, जिसके बाद भाजपा की अटकलों पर विराम लग गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मसीह तो सिर्फ मोहरा है, असली चेहरा कौन? चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद बरसे राहुल गांधी। जी दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया है और राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मसीह तो केवल मोहरा है। राहुल गांधी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को भाजपाई साजिश बताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महापौर चुनाव का नतीजा पलटते हुए हारे हुए उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया है और ये फैसला आने के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी ने कर्ज लेने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, पूछा मोदी की चुनावी गारंटी का क्या हुआ? जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज के मुद्दे पर घेरा और कहा कि बीजेपी एक बार फिर बाजार से 5000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है, लेकिन चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाने तथा धान और गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने के वादे पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा भंग करना चाहते हैं नीतीश, तेजस्वी यादव ने किया दावा। लोकसभा के साथ कराना चाहते हैं विधानसभा चुनाव। जी दोस्तों, नीतीश कुमार बेहद दबाव में हैं और बिहार में उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। इस पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बिहार विधानसभा भंग कराकर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। ये दावा आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा शुरू की और इस दौरान उन्होंने कई जगह लोगों को संबोधित किया। यात्रा के दौरान ही यहाँ पर बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार किस परेशानी या दबाव में बीजेपी के साथ गए हैं, उन्हें या उनके परिवार को क्या कहा गया है ये सब उन्हें पता है। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।